बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमकेट बायोलॉजी सेकेंड ईयर होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। होम्योस्टेसिस में सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वर्ड होम्यो जो है वो हमारे पास लैटिन टर्म से निकला है, जिसका मतलब है होम्यो का मतलब है सेम और होम्यो का मतलब है बैलेंस। स्टेसिस कहते हैं हम कंडीशन को, तो स्टेसिस का मतलब ये होम्योस्टेसिस का कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को बैलेंस रखने के लिए काम किया जाता है वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है वो हर वक्त काम कर रही होती है। काम करते हुए हमारी बॉडी को दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की, दूसरा जो काम हम कर रहे हैं वो मेंटेन रहे, वाइल एडजस्टिंग द कंडीशन दैट आर ऑप्टिमल फॉर सर्वाइवल। और अगर यही सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहेंगी तो हम एक मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। जब हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो यहाँ मैं आपको होम्योस्टेसिस के हवाले से एक चीज़ समझाऊंगी कि देखें, अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेंज बढ़ जाती है और हमें बुखार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारी बॉडी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो हमारी बॉडी को कभी कभार कहीं कहीं हमारी बॉडी में किसी चीज़ों की ज़्यादा होने से डिसबैलेंस कंडीशन आती है, कभी कभार चीज़ों के कम होने से भी डिसबैलेंस कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल डायरिया हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन इनकी कमी हो जाती है। इसी तरह अगर हम पानी ना पिएं और डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और बॉडी जो है वो किसी भी ऐसी ख़तरनाक कंडीशन में आ जाती है कि उसको दोबारा नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हीट स्ट्रोक के एग्जाम्पल ले लें। हीट स्ट्रोक के अंदर भी क्या होता है, ऐसे ही कुछ होता है। आपने देखा है कि अगर बहुत तेज़ गर्मी या धूप है और फिर भी हमें जाना पड़ रहा है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वो कंडीशन क्या करती है, वो कंडीशन यही करती है कि हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ हमें रिलेट नहीं कर पाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हीट कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जाती है और फिर हमारी अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक हीट भी जनरेट हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें क्या करती हैं, इस काबिल बना देती हैं कि वो हम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते और फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है। लिखा है इफ़ होम्योस्टेसिस इज़ सक्सेसफुल। अगर होम्योस्टेसिस कामयाबी के साथ हो रहा है हमारी बॉडी में, लाइफ कंटिन्यू, तो हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। इफ़ अनसक्सेसफुल, अगर ये नाकाम हो गया, डिज़ास्टर, तो किसी भी किस्म का डिज़ास्टर, जैसे आपने सुना होगा अचानक कुछ लोगों का जो होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, फालिज हो जाता है, तो वो एक डिज़ास्टर ही है। इसी तरह बॉडी के किसी एक हिस्से के ऊपर आपने सुना होगा कि हमारे पास जो है वो अटैक हो जाता है, ठीक है, जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक होने की वजह से एक पार्ट जो है वो आपके लिम्ब्स का या आर्म्स का काम करना छोड़ देता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन का भी जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का एक पार्ट है वो क्या हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। तो इस तरह के डिज़ास्टर्स आ सकते हैं और डेथ इंश्योर, या फिर आपके पास क्या है, इस प्रोसेस के नतीजे में जो है वो डेथ हो सकती है। अब आपके पास सवाल आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, हाउ डज होम्योस्टेसिस वर्क। लेकिन होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है? तो होम्योस्टेसिस के काम करने के लिए हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सेंटर है और वो कंट्रोल सेंटर जो है वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। लिखा है मैनी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म यूज अ नर्व पाथवे। हमारे पूरे जिस्म में अल्लाह ताला ने इतने सारे न्यूरॉन्स दिए हैं जो हर चीज़ को महसूस करते हैं। लिखा है मैनी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म यूज अ नर्व पाथवे इन विच टू प्रोड्यूस देयर इफ़ेक्ट्स। यानी अगर मैं किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाती हूँ, मुझे महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास गर्म चीज़ का महसूस होना किसकी वजह से हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से हो रहा है।
These pathway involve an afferent pathway which brings sensory messages. अब देखेंगे गर्म महसूस होना किसकी वजह से हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स की वजह से हो रहा है, इनटू द ब्रेन, और ये कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक। जब ब्रेन को पता चलेगा कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया और आपको हटा लेना चाहिए, एंड इफेरेंट पाथवे, इफेरेंट का मतलब होता है वापस जाने वाला और एफेरेंट का मतलब होता है आने वाला। पहले मैसेजेस दिमाग तक आते हैं, सेंसरी मैसेजेस होते हैं, और फिर ब्रेन जब रिस्पॉन्ड करता है और ये मैसेजेस दोबारा जाते हैं, तो ये मैसेजेस किसके ज़रिए जाते हैं, इफेक्टर्स के ज़रिए। और इफेक्टर्स क्या हैं, हमारे हाथ और पैर में पाए जाने वाले जो मसल्स हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सकें। वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखें, सबसे पहले एक स्टिमुलस है, बॉडी टेम्परेचर कितना है आपका, 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आपने किसी भी किस्म की स्टिमुलेशन जो टेम्परेचर में आ रही है, ठीक है, आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, या आप बाहर जा रहे हैं, धूप में हैं, सनलाइट में हैं, या आप सर्दी में जा रहे हैं, तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो चेंज आ रहा है उसे बोलेंगे हम स्टिमुलस। स्टिमुलस जाएगी रिसेप्टर के पास। अब रिसेप्टर्स क्या है, हमारी स्किन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो महसूस करते हैं ठंडा गरम, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को सेंसर करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, ब्रेन तक। ये देखें, ब्रेन तक आ गया। ब्रेन में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखेगा कि क्या हुआ है बॉडी में और क्या करना है, यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन में हो रही है, और उसके बाद ये डिसीजन हमारे पास आ जाएगा इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स क्या हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं। आपकी ब्लड वेसल्स जो होंगी उनका डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज होने से क्या होगी, आपको पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी। जब स्वेटिंग होगी तो फिर स्किन ग्लैंड्स क्या करेंगे, एक्सेसिव वाटर लॉस्ट करेंगे ताकि हीट लॉस्ट हो जाए, और जब हीट लॉस्ट हो जाएगी तो रिस्पॉन्स में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो स्किन। आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल स्किन के पास आ जाएगा। इंक्रीज स्वेटिंग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा। स्टिमुलस रिमूव, और जब तक गर्मी रहेगी पसीना आता रहेगा। होम्योस्टेसिस रीस्टोर्ड, और होम्योस्टेसिस ने आपको नॉर्मलाइज कर दिया, यानी आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने से रोक दिया। तो ये पाथवे जो है वो कहलाता है कंट्रोल मैकेनिज्म व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस। इसके बाद है आपके पास होम्योस्टेसिस कितने तरीक़ों से कंट्रोल होता है। तो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए 3 मैकेनिज्म हैं। लिखा है 3 वे टू कंट्रोल इट। नंबर 1, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो है बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। जब हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा हम वाटर ले रहे हैं, उसमें शुगर डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, तो ऐसा भी होता है कभी कभार कि सॉल्ट या शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो हमारी बॉडी भी बिल्कुल एक तरह का सॉल्यूशन है हमारा ब्लड। अगर इसमें सॉल्ट ज़्यादा हो गए तो हमारा बीपी शूट कर जाएगा, अगर इसमें सॉल्ट कम हो गए तो हमारा बीपी डाउन हो जाएगा। इसमें अगर शुगर ज़्यादा हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, और अगर इसी तरह कम हो गई तो फिर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला प्रोसेस हो गया आपका ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड प्रोसेस आपका कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है उसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ से रिमूव होंगे। अब आप खाना खाते हैं, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक में हम अमाइनो एसिड्स खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, और अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से अमोनिया रिलीज होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ख़ास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के मिलने से। उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। थर्ड प्रोसेस कहलाता है आपके पास थर्मो रेगुलेशन। जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं
तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है इंटरनल, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल कि आप गरम गरम किचन में खाना पका रहे थे, किचन गर्म हो रहा था, ऑब्वियसली वहाँ खाना पक रहा था, और आप एकदम से कहाँ चले गए, एयर कंडीशन रूम में चले गए, आपको गर्मी लगी, तो आपके टेम्परेचर पर एकदम से सडनली इफेक्ट पड़ेगा। पहले आप हॉट एनवायरनमेंट में थे, देन आप कोल्ड एनवायरनमेंट में चले गए, तो हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट के दरमियान में जो आपकी बॉडी आपको दोनों जगह पे स्टेबल करने के लिए काम कर रही है, हीट को मेंटेन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी इशू होते हैं, लेकिन आपने इसमें समझना है वर्ड ऑस्मो जो है ऑस्मोसिस से निकला है, और रेगुलेशन का मतलब है कंटिन्यूएशन, यानी हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन। क्या कहते हैं ऑस्मोसिस हमें? ऑस्मोसिस कहता है एक आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है, यानी अगर सॉल्ट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो आपके पास जो प्रोसेस होता है उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती है, ना तो वाटर की मूवमेंट होती है और ना ही सॉल्ट एंड सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो ऑस्मोसिस कहता है हायर कॉन्सेंट्रेशंस टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई टू लो की तरफ, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो इसका मतलब है दोनों तरफ पानी और मिनरल्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। फिर कह रहे हैं हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। अब हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो है आपके पास, वो कह रहे हैं ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं ग्रेटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन या हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसी तरह सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाए तो हम इसे कहते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बेसिकली, ठीक है, सॉल्ट्स की, वो कैसी होती है, कम होती है। वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, इसमें वाटर जो है वो फ्लो करता है किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, फ्रॉम हाइपो ऑस्मोटिक टू हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। इसमें जो हमारे पास ऑस्मोसिस फ्लो कर रहा है वो हाइपो से हाइपर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया किसकी बात कह रहे हैं बेटा, ज़रा गौर से समझें, ऑस्मोसिस का कह रहे हैं। ऑस्मोसिस में क्या कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइपो का मतलब क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आपके पास, ज़्यादा होती है। ये रूल याद रखना है आपने हमेशा कि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट्स। ये की कॉन्सेप्ट्स के मैंने आपके लिए सामने पॉइंट्स बना के रखे हैं क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, और एक बार इसमें केएमडीसी का एमसीक्यूज भी आ चुका है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करी है। ये सारे ऑप्शन थे, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन थे तो उसमें आंसर लास्ट में दिया हुआ था ऑल ऑफ दीज, इसलिए मैंने उन्हीं सारे की पॉइंट्स को यहाँ मेंशन कर दिया ताकि आप इसको समझ सकें। ऑस्मोरेगुलेशन बैलेंसेस द अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर। ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू पहली चीज़ क्या है कि लॉस ऑफ वाटर को भी बैलेंस किया जाता है और सॉल्यूट्स को भी। जैसे एग्जांपल बताई थी कि अगर किसी शख्स को डायरिया हो जाता है तो डायरिया के अंदर सिर्फ वाटर लॉस नहीं हो रहा, वाटर के अंदर क्या था, मिनरल्स भी डिजॉल्व थे, जैसे आयरन हो गया आपके पास, ठीक है, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो भी लॉस्ट हो गए,
तो ऑस्मोरेगुलेशन का पहला की पॉइंट क्या है कि लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट दोनों को बैलेंस करेगा। सेकंड पे लिखा हुआ है एन एनिमल्स नाइट्रोजिनस वेस्ट रिफ्लेक्ट इट्स फाइलोजेनी एंड हैबिटेट। ऑस्मोरेगुलेशन की वजह से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाएगा। अगर पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक की बात करें तो उनमें अमोनिया होगी नाइट्रोजिनस वेस्ट। और इसी तरह अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हम सब यानी मैमल्स भी आते हैं, हम सब की बॉडी के अंदर जो है वो बेसिकली यूरिया प्रोड्यूस होता है। आपने सुना होगा यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो किडनी भी फेल हो सकते हैं। इसी तरह टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जैसे कैमल है आपके पास, वो बहुत हार्श इन्वायरमेंट में रहता है तो उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट हमसे भी ज़्यादा क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड, और वो हो जाएगा यूरिक एसिड। तो हमें पहली चीज़ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पता चल रहा है, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन से ही नाइट्रोजिनस वेस्ट का पता चल रहा है। फिर नंबर 3 पे लिखा हुआ है डाइवर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम आर वेरिएशन ऑन अ ट्यूब्यूलर थीम। हमारे अंदर आप देखें, आपने सुना होगा नेफ्रॉन होते हैं, कॉकरोच में आपने सुना होगा मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हर एक का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किस पे बेस करता है, ऑस्मोरेगुलेशन पे। नेफ्रॉन एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द मेमेलियन किडनी। यहाँ देखें फिर हमारी बात आ गई ना कि हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स की एसोसिएशन किसके साथ होती है, हमारी ब्लड वेसल्स के साथ होती है। और ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, हमारे फंक्शनल यूनिट हैं जो क्या करती हैं, हमें वाटर और सॉल्यूट दोनों को बैलेंस करना सिखाती हैं। फिर आ रहा है द मेमेलियन किडनीज एबिलिटी टू कंजर्व वाटर इज अ की टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की वजह से ही हर ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड कर रहा होता है कि उसको क्या चीज़ जो है वो करनी है, मतलब आपको किस टाइप का फूड लेना है, आपको किस टाइप का जो है वो फूड जो है वो आपकी बॉडी को सूट करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, आपके पास 5th पॉइंट में आ जाती हैं कि व्हाट यू हैव टू कंजर्व। आपको किस तरह का जो है, अगर आप देखें हम ज़्यादा खाना खा लें, ठीक है, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसी तरह अगर हम कम खाना खाते हैं तो वो भी हमारे मेटाबॉलिक रेट पर, मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी नीड को पूरा नहीं कर पाता। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है और कैसे खाना है। diverse adaptation of the vertebrate kidney have evolved in different environment। इसी वजह से हर ऑर्गेनिजम्स की जो किडनी है वर्टिब्रेट की, यानी वर्टिब्रेट में हम भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और आपके पास फिशेस भी आती हैं। तो अब आप देखें 3 इन्वायरमेंट हो गए वर्टिब्रेट के। मछलियाँ पानी में पाई जाती हैं, हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, और बर्ड्स एरियल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं यानी हवा में उड़ते हैं। तो हर एक में अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट है। फिशेस के पास पानी में अमोनिया है, हमारे पास यूरिया है, और बर्ड्स के पास यूरिक एसिड है। तो ये इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास क्या करवा रहा है, इवॉल्व करवा रहा है, यानी एवोल्यूशन करवा रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स बना रहा है, फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स। तो आपके पास इस लिहाज से भी ऑस्मोरेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखने, 6 की पॉइंट्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से निकाल कर आपको समझाया है। सॉल्यूट था, ये देखेंगे सॉल्यूट था, 1 2 3 4 5 सॉल्यूट नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब देखें तो सॉल्यूट गायब हो गया है, क्यों, क्योंकि इतना वाटर अंदर आ गया है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ना होने के बराबर रह गई है। इसकी वजह से सेल जो है वो, अगर आप देखें, अब अगर हम इसको वाटर से नहीं निकालेंगे तो ये सेल हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गया है। क्यों, क्योंकि अब इसमें सॉल्ट नहीं बचा है। जब साइटोप्लाज्म में कोई सॉल्ट ही नहीं है, ये देखें आप, यहाँ कोई सॉल्ट नहीं बचा, तो ये अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इनको परफॉर्म करनी है, नहीं कर सकेंगे। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी इसमें सॉल्यूट कम है, दैट मीन्स प्योर वाटर था। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर हम रात में
थोड़े से चने, बादाम या कोई भी चीज़ पानी में भिगोते हैं तो सुबह में वो फूल जाते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि इनके अंदर वाटर एंटर होगा। तो आपने याद रखना है, यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस जो है वो वाटर को क्या करता है, आपके पास सेल में एंटर करवाता है, और सेल में वाटर एंटर होने की वजह से हमारे पास सेल क्या होता है, फूल जाता है। अब ये ऑस्मोसिस का रिव्यू आ गया है आपके पास। मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स प्योर वाटर या लेस सॉल्ट के साथ। दूसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट और वाटर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बैलेंस रखी है बेटा। तीसरा सॉल्यूशन मैंने बनाया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने सॉल्ट इतना ज़्यादा डाला है कि वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं, सेल के अंदर जो सॉल्ट है उससे ज़्यादा सॉल्ट मैंने सॉल्यूशन में डाला है। अब देखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने सेल को रखा तो सेल के अंदर वाटर जा रहा है। ये देखें H2O एंटर इन द वाटर, ठीक है ना। H2O एंटर हो रहा है किसमें, सेल में, ठीक है, वाटर एंटर हो रहा है। जब वाटर एंटर होगा तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, और सेल में लाइसिस हो जाएगा, यानी सेल ब्रेक हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सेल के अंदर जितना वाटर है इतना ही वाटर बाहर है, तो ना सेल के अंदर वाटर आएगा ना सेल से बाहर वाटर जाएगा, और सेल कैसा नज़र आएगा, नॉर्मल कंडीशन में नज़र आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा था जिसमें सॉल्ट सेल के मुकाबले में ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से वाटर कहाँ आ जाएगा, बाहर, उस सॉल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो उसका साइज छोटा नज़र आएगा। अब देखें ना, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक में सेल बड़ा नज़र आ रहा है, हाइपरटोनिक में सेल छोटा नज़र आ रहा है। अगर मुझे सेल को ऑब्जर्व करना है, यानी मैं अगर कोई स्लाइड बना रही हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने सेल रखे हैं RBCs, अब मैं उसके ऊपर अगर प्योर वाटर डाल के देखूंगी तो RBCs ब्रेक होते हुए नज़र आएंगे, और अगर मैं उन RBCs को शुगर सॉल्यूशन में रखूंगी तो RBCs कैसे नज़र आएंगे, छोटे। तो इसीलिए हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई और हमें पता चला कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए जो आइडियल सॉल्यूशन हो और उसमें सेल कैसा नज़र आए, नॉर्मल, ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन का एक और की पॉइंट आ गया है कि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं ताकि हम सेल को इस तरह से ऑब्जर्व कर सकें कि वो हमें नॉर्मल नज़र आए। कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में फिश कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करती है। सबसे पहले हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वाटर लॉस, फिश की बॉडी से वाटर लॉस होता है, किसके ज़रिए, स्किन के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सॉल्ट एंटर होते हैं फिश की बॉडी में गिल्स के ज़रिए, ठीक है, सराउंडिंग से। फिश अपनी बॉडी से तो किसको लॉस्ट करिए, वाटर को, लेकिन फिश की बॉडी में इसको ओवरकम करने के लिए गिल से कुछ सॉल्ट एंटर हो जाते हैं। एक्सक्रीट लिटिल यूरिन, ऐसी फिशेस जो हैं क्योंकि ये पानी कम पीती हैं इसकी वजह से इनकी बॉडी में यूरिन भी कम प्रोड्यूस होता है, और जो प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, कॉन्सनट्रेटेड। ड्रिंकिंग सी वाटर, क्या करते हैं ये, सी वाटर पीती हैं ये फिशेस, तो अगर पानी पीती हैं तो उसके साथ भी क्या आ रहा है, सॉल्ट एंटर हो रहा है। जब अगर हम पानी पिए और उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंटर हो तो हमारी किडनी को भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इंक्रीज वाटर वॉल्यूम, तो ये अपना वाटर वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं, बार बार पानी पीती हैं, बार बार पानी पिएंगी तो बार बार क्या करेंगी, वाटर को लॉस्ट करेंगी। लेकिन मैंने कहा कि वाटर के साथ क्या आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है, तो क्या करेंगी, रिमूव एक्सेस सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके पास वैसे तो सॉल्ट को रिमूव कर देती हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लेती हैं, किसके ज़रिए,
गिल्स के ज़रिए। आपकी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में जो होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस के चैप्टर में आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर फिश दिया भाई। पेज नंबर आपके पास है 8। तो आप पेज नंबर 8 पे देखिएगा कि आपके पास डायग्राम बनी हुई होगी और उस डायग्राम में आपके पास फ्रेश वाटर फिश दिया हुआ है और मैरीन वाटर फिश दिया हुआ है। मैरीन वाटर फिश में मैकरल की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। वो मैकरल की डायग्राम जो है वो मैं, इसके बाद है आपके पास हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश वाटर फिश ऑस्मो रेगुलेशन। फ्रेश वाटर फिश के लिए आप सोचें वो एक ऐसे पानी में रह रही हैं जिसके चारों तरफ प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर का प्रॉब्लम ये है कि वाटर की टेंडेंसी ये होती है कि वाटर बहुत जल्दी एंटर हो जाता है बॉडी में, तो वाटर गेन इनकी फिश की बॉडी के अंदर पानी खुद आ रहा है, ठीक है। किसके ज़रिए आ रहा है? स्किन के ज़रिए भी आ रहा है, गिल्स के ज़रिए भी आ रहा है। अब क्या करेंगे? पानी को तो निकालना है, एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बार बार पानी पिएंगी इसलिए बार बार यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, और यूरिन भी कैसा होगा? डाइल्यूट, क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनके पास ऑलरेडी कम है। डिक्रीज वाटर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम को इनको डिक्रीज करना है, इसलिए क्या करेंगी? इसके लिए क्या करती हैं ये? इसके लिए ये अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ सॉल्ट स्टोर करने की कोशिश करती हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो प्योर हाइपोटोनिक कंडीशन है उसकी वजह से बॉडी जो है वो इनकी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा ना, प्योर वाटर में सेल को रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और उसके अंदर जितना भी मेटाबॉलिक साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इनको क्या करना है? इनको डिक्रीज करना है अपना वाटर वॉल्यूम, और वो वाटर वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, सॉल्ट लॉस डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स, इनके पास इतना सॉल्ट होता है कि ये अपने गिल्स के ज़रिए भी सॉल्ट निकालते हैं। रिटेन सॉल्ट फ्रॉम फूड, ये ऐसा फूड खाते हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट क्या कर सकें? कॉम्पनसेट कर सकें। एक्टिव अपटेक फ्रॉम सराउंडिंग, अपनी जो सराउंडिंग है डैट मीन्स जो पानी है, पानी में जो मिनरल्स और आइंस हैं उनको क्या करेंगे? ये अपने गिल्स के ज़रिए ले लेंगे। आगे लिखा है गेन लॉस्ट सॉल्ट, कोशिश होती है इनकी कि जितना भी इन्होंने सॉल्ट क्या किया था, लॉस्ट किया है, ठीक है। पहले लिखा है गेन, पहले हासिल करेंगी, देन लॉस्ट सॉल्ट, किसके ज़रिए? जब यूरिन एक्सक्रीट करेंगी तो उसके ज़रिए कुछ ना कुछ अमाउंट तो सॉल्ट का क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा ना। तो इनकी कोशिश ये होती है कि सॉल्ट गेन करें, लेकिन सॉल्ट गेन करने के साथ साथ कुछ ना कुछ सॉल्ट इनके क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। ये इनकी डायग्राम, ये आपके पास फ्रेश वाटर फिश है। पैसिव गेन ऑफ वाटर, पैसिव का मतलब क्या है? यानी माउथ से लेती तो एक्टिव होता, लेकिन स्किन के ज़रिए क्या कर रही हैं? ये पानी ले रही हैं। तो पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स। सॉल्ट एक्टिवली टेकन अप बाय गिल्स, गिल्स के ज़रिए क्या कर रही हैं? सॉल्ट ले रही हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन कंटेन्स लिटिल सॉल्ट, और जो इनका यूरिन है वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पानी पी रही है तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन यूरिन के ज़रिए क्या चीज़ लॉस्ट हो रही है? कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सॉल्ट का, कंटेन्स लिटिल सॉल्ट्स, वो भी रिमूव हो रहे हैं। तो ये आपके पास है फ्रेश वाटर फिश में ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बाद कंपेयर करते हैं फ्रेश वाटर फिश को मैरीन वाटर फिश से। ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास, देखें, एक में लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश और सेकंड में लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन इन सॉल्ट वाटर फिश। इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके समझें, क्योंकि आपके पास ऐसा भी हो सकता है, MCQs आ सकता है और उसमें लिखा हो सकता है कि ये एक फ्रेश वाटर फिश है, ये एक मैरीन वाटर फिश है, और उसमें ये स्टिमुलस जो हैं, ठीक है, जो एरो दिए हुए ये ऑप्शन में लिखे हुए हो कंपैरिजन में, तो फिर आपको पता होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। पहले नंबर पे ऑस्मो रेगुलेशन में क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। फ्रेश वाटर फिश को देखें तो फ्रेश वाटर फिश क्या कर रही है? फ्रेश वाटर फिश जो है वो अपने माउथ से, ठीक है, अपने माउथ से वाटर निकाल रही होती है,
जबकि मैरीन वाटर फिश जो है वो वाटर गेन कर रही होती है। देखें लिखा है अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आइंस इन फूड, तो ये फूड के ज़रिए सॉल्ट तो ले रही होती है लेकिन वाटर नहीं लेती। और मैरीन वाटर फिश का क्या है, ये गेन ऑफ वाटर, ये पानी ले रही होती हैं, एंड सॉल्ट आइंस फ्रॉम द फूड एंड बाय ड्रिंकिंग सी वाटर, ठीक है। और ये सॉल्ट्स और जो आइंस होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कर रही होती हैं, अपनी फूड के ज़रिए ले रही होती हैं, लेकिन इनको बहुत लिटिल क्वांटिटी चाहिए और इनको बहुत लार्ज क्वांटिटी चाहिए। इनको सॉल्ट चाहिए, इनको सॉल्ट रिमूव करना है। ऑस्मोटिक वाटर गेन, ये पानी हासिल कर रही हैं थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स, इनकी बॉडी में पानी खुद ब खुद आ रहा है और इनकी बॉडी से वाटर लॉस्ट हो रहा है। ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स, इनको प्रॉब्लम है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है और इनको प्रॉब्लम है कि इनकी बॉडी में वाटर एंटर हो रहा है। एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल रही हैं। एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनी, ये क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रही हैं, लेकिन ये कुछ अमाउंट जो है वो सॉल्ट का अपनी बॉडी से रिमूव करना बेहतर समझती हैं, ठीक है। अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, अब यहाँ पे क्या है, ये अपने गिल्स के ज़रिए सॉल्ट लेती हैं और ये गिल्स के ज़रिए सॉल्ट एक्सक्रीट कर रही हैं। इनके गिल्स में स्पेशल क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ऑस्मो कन्फर्मर्स, मैरीन एनिमल्स आइसो ऑस्मोटिक विथ एनवायरनमेंट, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट सेम होता है, उन्हें कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ऐसे जानदार या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और हम खुद इसकी एग्जाम्पल हैं, वो जानदार जिनके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होता है और वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये दोनों फिशेस यहाँ ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशन। ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि जो प्लांट्स हैं हमारे पास, उनकी पूरी बॉडी भी जो होती है बेटा, वो किसकी बनी हुई होती है, आपके पास डिफरेंट सेल्स की बनी हुई होती है, उनकी बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट होती है। तो हमें उसी हिसाब से देखना होता है कि प्लांट्स के अंदर भी तो क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, वो अपने आप को किस तरह से कॉम्पनसेट करते हैं। तो ये हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पहले नंबर पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है फ्रेश वाटर, और फाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स, तो हाइड्रोफाइट्स जो फ्रेश वाटर प्लांट्स होते हैं। सेकंड पर आ गए हेलोफाइट्स, हेलो कहते हैं सॉल्ट्स को और फाइटा कहते हैं प्लांट्स को। तो ऐसे पौधे जो नमकीन पानी में या खारे पानी में या समंदर के पानी में ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। मीजो का मतलब होता है मॉडरेट और फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो आपके पास दरमियानी इलाके में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ना तो शॉर्टेज ऑफ वाटर हो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो, तो ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, मीजोफाइट्स। नंबर 4 है बेटा ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, लैकिंग, कमी, शॉर्टेज, और फाइटा का मतलब प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ बिल्कुल ही शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, उन प्लांट्स को कहते हैं हम ज़ीरोफाइट्स। सो हाउ मैनी प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इनमें से 2 जो हैं वो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, देखें हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ये दोनों पानी में होंगे। मीजोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स ये दोनों कहाँ होंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो आप यूँ भी कह सकते हैं 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, पहले 2 एक्वाटिक हैं और 2 टेरेस्ट्रियल। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोफाइट्स के बारे में, कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट, मीठे पानी में रहते हैं,
मीठे पानी से मुराद दरिया का पानी, तालाबों का पानी, झीलों का पानी, चश्मों का पानी। ठीक है, दरिया के पानी में इसलिए नहीं उग सकते ये पौधे क्योंकि दरिया में पानी बहता रहता है, बहता रहता है, तो बहते हुए पानी में तो पौधे नहीं ठहर सकते ना, तो पौधे हमेशा ठहरे हुए पानी में रहेंगे। तो ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं आमतौर पे? जो तालाब या झीलें होती हैं यानी पॉन्ड या लेक्स हैं आपके पास, उनमें पाए जाएंगे। इनफ वाटर, क्योंकि पानी में होते हैं तो इनके पास इतना पानी होता है कि दे डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी में रहने की वजह से इनका क्या ज़्यादा होता है? वाटर पोटेंशियल, यानी इनके पास पानी ज़्यादा होता है इसलिए वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेस सॉल्यूट पोटेंशियल, इनका सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत कम होता है। इनकी फर्दर टाइप्स हैं, पहले कहलाते हैं टोटली सबमर्ज्ड या कंप्लीटली इन वाटर। अगर आपका कभी कलरी जाने का इत्तेफाक हुआ हो, आप कलरी झील गए हो, तो आपने देखा होगा वहाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर आप बोट में बैठे हैं तो पानी बिल्कुल क्लियर होता है और उसमें नीचे पौधे ही पौधे नज़र आते हैं। तो ऐसे पौधे जो नीचे ग्राउंड में हों, मुकम्मल तौर पे पानी से कवर्ड हों, उन प्लांट्स का नाम क्या है बेटा? टोटली सबमर्ज्ड। उसके बाद जो प्लांट्स आते हैं आपके पास वो कहलाते हैं आपके पास पार्शियली सबमर्ज। पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाफ, हाफ इन वाटर एंड हाफ आउटसाइड। इनमें से कुछ पौधे पानी के अंदर होते हैं आधे, और आधे कहाँ होते हैं? बाहर। उनको क्या कहते हैं? पार्शियली सबमर्ज। थर्ड प्लांट्स जो होते हैं आपके पास वो कहलाते हैं इमर्ज्ड। इमर्ज्ड प्लांट्स वो होते हैं, इमर्ज्ड प्लांट्स फ्लोट करते हैं। फ्लोटिंग का मतलब तैरते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, ठीक है, लीफ सरफेस पर होते हैं एट अपर सरफेस ऑफ वाटर, और बहुत ब्रॉड होते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन पॉन्ड एंड लेक, ऐसे पौधे ज़्यादातर झीलों और तालाबों में पाए जाते हैं। एडेप्टेशन, अब ये तो हो गए इनके कैरेक्टर्स, इन्होंने अपने अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशन की है ये देखना पड़ेगा। लेस ऑफ क्यूटिकल, इन्होंने अपनी क्यूटिकल रिमूव कर दिए, बिल्कुल इनके ऊपर क्यूटिकल होती ही नहीं है, क्योंकि क्यूटिकल का काम क्या होता है? ट्रांसपायरेशन रेट को कम करना। और ट्रांसपायरेशन रेट कब कम होता है? जब पानी की शॉर्टेज हो। इनके पास तो बहुत पानी है इसलिए इन्होंने अपनी क्यूटिकल रिमूव कर दिया है। लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स, इनके पत्ते इतने बड़े हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ये बाहर निकाल सकें एवोपरेशन के ज़रिए। अब आप देखें ना, एक ग्लास में पानी होता है तो वो इतनी जल्दी एवोपरेट नहीं होता, लेकिन अगर वो पानी आप फर्श पे फैला दें तो वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। तो इनके ये लार्ज लीव्स होने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड पे है स्टोमेटा एट अपर सरफेस, इनमें स्टोमेटा ऊपर की सरफेस पर होते हैं। लोअर सरफेस इन कांटेक्ट विथ वाटर, क्योंकि नीचे वाली जो सरफेस है उसका ताल्लुक पानी से होता है, वो पानी के साथ कांटेक्ट में होती है, इसलिए नीचे वाली सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होंगे। ये रीज़न पूछा जा सकता है आपसे एमकेट में, वाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा एट लोअर सरफेस। तो आप बताएंगे कि लोअर सरफेस कांटेक्ट में होती है वाटर के साथ और उसके ज़रिए मज़ीद पानी एंटर हो सकता है, इसलिए लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होते। स्मॉल रूट्स, इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं, उसकी वजह यह है कि इनको ईजीली वाटर अवेलेबल होता है तो रूट्स को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। स्टेम इज़ राइजोम, इनका जो तना होता है वो बजाय वर्टिकल ग्रो करने के, जैसे हमारे पौधे हैं वो तो यूँ लंबाई में बढ़ रहे होते हैं ना, तो ये नीचे डेप्थ में होता है इनका जो स्टेम, वो क्या कर रहा होता है? बजाय वर्टिकल ग्रो करने के वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। जैसे आपने अदरक देखी होगी ना, जिंजर, जैसी जिंजर होती है उस तरह का स्टेम होता है इनका, तो ऐसे स्टेम को कहते हैं हम राइजोम। ये आपके पास देखें डायग्राम है, इसमें ए वाली डायग्राम में लिखा हुआ है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल भी लिख दिए मैंने आपके लिए, एक की एग्जाम्पल है ई कॉर्निया और दूसरी की एग्जाम्पल है पिस्टिया। इस वाले डायग्राम को देखें, इसमें ये देखें ये फ्लोटिंग प्लांट है, कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं और ये सिर्फ सरफेस पर है और सिर्फ छोटी छोटी सी रूट्स हैं। इसमें भी देखें लैमिना कितना ब्रॉड है और फिब्रस रूट्स हैं इसकी, दैट मीन्स बहुत छोटी छोटी, ठीक है। इस वाली डायग्राम को देखें जिसमें रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं,
इसमें निम्फिया है और मार्सिलिया है। इसमें देखिए आप, ये तो आधे से ज़्यादा अंदर हैं पानी में, तो ये पार्शली सबमर्ज तो हैं, लेकिन इसकी रूट्स नीचे डेप्थ में, तो ये फ्लोटिंग नहीं है, ठीक है, ये रूटेड प्लांट्स हैं। और इनको देखें आप तो ये पार्शली सबमर्ज्ड हैं, ठीक है, ये इनकी रूट्स देख लें नीचे डेप्थ में, ये हाफ बॉडी इनकी वाटर के अंदर है और हाफ बॉडी ऊपर है। तो ये आपके पास हाइड्रोफाइट्स हैं, और हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल हैं, ये फ्लोटिंग हो गए हैं, ये टोटली सबमर्ज्ड हो गए हैं, और ये आपके पास पार्शली सबमर्ज्ड हैं। ये वाली डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें पौधे के अंदर से क्या नज़र आ रहा है आपको, पानी नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं कि वहाँ पर इनके पास इतना अवेलेबिलिटी होती है वाटर की कि ये वाटर क्या करते हैं, वाटर की फॉर्म में ही रिलीज कर देते हैं। ये मीजोफाइट्स हैं आपके पास, मीजोफाइट्स की 2 एग्जाम्पल हैं। अब आप देखें, ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। डाइकॉट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर 2 सीड्स होते हैं, मतलब सीड्स जो होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, और मोनोकॉट वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स का सिर्फ एक पार्ट होता है। जैसे मकई है, कॉर्न है, आपने खाए होंगे तो उसमें सिर्फ एक सीड होता है, लेकिन अगर आपने ग्राम चना खाया होगा तो उसके अंदर 2 बीजें होती हैं, तो वो डाइकॉट होंगे और ये मोनोकॉट। आप देखें, टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट भी लग रहा होता है, स्टेम्स भी हैं, टेप रूट्स हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं। ऑक्सिलरी बर्ड्स किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ से पत्ते निकल रहे होते हैं, फ्लावर्स भी हैं इनमें, ठीक है। इसी तरह इनको देखें, इनमें भी लीव्स हैं, लीव्स कैसे हैं, शीट की फॉर्म में हैं। फीमेल इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, फूलों को, इनमें भी फूल उग रहे हैं, और ये मेल है, इनमें भी फूल उग रहे हैं। तो ये मीजोफाइट्स हैं आपके पास, ठीक है। इनके अंदर देखें सारे पार्ट्स जो हैं वो वेल डेवलप हैं, स्टेम, रूट्स, लीव्स सब प्रेजेंट है। इसके बाद है आपके पास ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर का मतलब हमेशा ये मत सोचें कि सहरा या रेगिस्तान में ही पानी कम होता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम हाई माउंटेन पर जाते हैं ना, तो हाई माउंटेन पर भी ग्लेशियर होता है, ठीक है, बर्फ़बारी हो रही होती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो बहकर सारी नीचे आ जाती है, और जो अपर पार्ट होता है माउंटेन्स का, वहाँ पर भी लैकिंग ऑफ वाटर होती है, तो वहाँ पे भी ज़ीरोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ज़ीरोफाइट्स में पहला पॉइंट लिखा है प्रेजेंट वेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर सच एज डेजर्ट, जैसे कि रेगिस्तान, एंड स्टीप हिल्स, या आपके पास यूँ कह लें ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, या नोकीली पहाड़ियाँ, और स्लोप, स्लोप किसे कहते हैं, ढलवान को कहते हैं पहाड़ों की, उन पर पाए जाने वाले पौधे कौन से होते हैं, ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स का वाटर पोटेंशियल याद रखना है आपने, कैसा होता है इनका, लो वाटर पोटेंशियल होता है, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होता है, फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर को फेस करते हैं। जैसे पहाड़ों की मिसाल मैंने दी, तो वहाँ बर्फ़बारी बहुत होती है, अगर बर्फ़बारी बहुत होती है तो इनको कोल्ड इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है। इसी तरह अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ धूप बहुत होती है, तो वहाँ इनको किसको फेस करना पड़ता है, हॉट टेम्परेचर को फेस करना पड़ता है। एडेप्टेशन, हाईली डेवलप रूट विथ रूट हेयर, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, और रूट्स से बारीक बारीक हेयर्स भी निकल जाते हैं ताकि वो भी वाटर को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। रूट नॉट डेवलप वर्टिकली, ग्रो एज वेल एज हॉरिजॉन्टली, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो डेवलप ही नहीं होती हैं वर्टिकली, ठीक है, ग्रो भी नहीं करती हैं, और एज वेल एज हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। यानी रूट सिर्फ और सिर्फ लंबाई के लिहाज से नहीं बढ़ती हैं, लंबाई से तो बढ़ती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी बढ़ती हैं ताकि हर डायरेक्शन से पानी को क्या कर सकें, कवर कर सकें। लीव्स का लैमिना रिड्यूस हो जाता है, इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पत्ते होंगे तो पत्तों के जरिए क्या होगा, वाटर लॉस्ट होगा, और ये वाटर लॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टोमेटा होते हैं इनके अंदर, एंड थिक क्यूटिकल होती है। वो पौधे जैसे एलोवेरा देखा होगा आपने, एलोवेरा का जो लीव होता है आपने देखा होगा, उसके ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है। स्टोमेटा भी होते हैं बहुत सारे पौधों के अंदर। समटाइम्स स्टोमेटा जो होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं किससे, थॉर्न एंड स्पाइंस, कांटे होते हैं, आपने देखा होगा रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे
पोर्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। किससे? कांटे होते हैं उनके ऊपर, थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, और इनसे दो फायदे हैं, एक तो ये वाटर लॉस्ट को भी बचाते हैं, और दूसरा जो हर्बीवोर्स जानदार हैं, ठीक है, जैसे बकरी वगैरह होते हैं आपके पास, ठीक है, या भेड़ वगैरह या ऊंट वगैरह, वो क्या करते हैं? हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो पत्ते खाते हैं। तो ये उनसे बचाने के लिए भी इनके पास एक प्रोटेक्शन है। लाजमी बात है, अगर स्पाइन होंगे, कांटे होंगे, तो कोई भी जानदार इनको खाने से भी अवॉइड करेगा। तो दोनों फायदे होते हैं इनको। स्टेम में ये इतना वाटर स्टोर करके रख लेते हैं कि इनका स्टेम जो होता है ना, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो होता है वो वाटर स्टोरेज की वजह से नरम और कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे स्टेम को कहते हैं हम सक्यूलेंट। क्या कहते हैं हम इसे? सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ज़मीन देखें आप पीछे, इसमें देखें दरारें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तक समंदर का पानी आता है और आने के बाद चला जाता है। तो ये समटाइम्स शॉर्टेज ऑफ वाटर को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बॉडी देखें, लीव्स देखें कितने छोटे 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 हैं, क्योंकि ख़त्म हो गए। पहली मॉर्फोलॉजिकल इनके अंदर कंडीशन के एनुअली आपके पास होते हैं, ये सारा साल ऐसे ही रहते हैं, यानी ऐसी जड़ी बूटियाँ नज़र आएंगी आपको समंदर के किनारे, ठीक है। आगे लिखा है ब्रांच्ड हर्ब्स। कैसी ब्रांच नज़र आ रही है इनको? हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं? जिनमें लकड़ी नहीं होती, ठीक है, बगैर लकड़ी के पौधे। एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल। एपिडर्मिस पे क्या है इनके? क्यूटिकल है। सक्यूलेंट है, तोड़ेंगे तो इतने नरम होते हैं, आराम से टूट जाएंगे। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। सॉल्ट वाटर है तो क्या करते हैं ये? सोडियम लेते हैं, उससे प्रोटीन्स लेते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और कार्बोहाइड्रेट। तो ये सोडियम और प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग क्या करते हैं ये करते हैं कि आपके पास सबसे पहले लिखा है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, MAPK। पी किसे कहते हैं हम? फॉस्फोरस को कहते हैं, और के किसे कहते हैं? पोटेशियम को कहते हैं, एम किसे कहते हैं? मैग्नीशियम को कहते हैं, और ए किसे कहते हैं हम? अमोनिया को। तो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स भी बनाते हैं बहुत सारे। इसके अलावा लिखा हुआ है आपके पास ऑस्मोलाइट्स। ऑस्मोलाइट्स में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, प्रोलाइन, कुछ शुगर सब्सटेंसेस भी खुद से सिंथेसाइज करते हैं। इनको किस चीज़ को टॉलरेंस करना होता है? सबसे ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेंस करना होता है, इसीलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट ग्लैंड्स। इनके और एग्जांपल्स भी हैं। ये एलोवेरा है, देखिए इसमें मार्जिनल स्पाइंस हैं। एलोवेरा में देखा ना आपने साइड पे, ये जो स्पाइंस होते हैं इन्हें मार्जिनल स्पाइंस कहते हैं। एलोवेरा को भी आप तोड़ेंगे तो इसमें से जेल निकलता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सक्यूलेंट लीव्स कहलाते हैं। ये देखें अदरक की तरह छोटे छोटे स्केल्स बने हुए ना इसके ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल क्या नज़र आ रहा है आपको? स्टेम नज़र आ रहा है, इसे राइजोम बोलेंगे, और ये रूट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पत्ते देखें आप मॉडिफाइड हो गए, रूट और स्टेम, सॉरी लीव्स और स्टेम एक साथ मर्ज हो गए। इसमें भी देखें लीव्स हैं। लीव्स कैसे हैं आपके पास? स्टिप्यूलर स्पाइंस हैं इसके ऊपर छोटे छोटे, सही है, जैसे गुलाब का पौधा, इसी तरह से। ये कैक्टस की एग्जांपल्स देखें आप, इसमें देखें स्पाइंस हैं कितने सारे, फ्लावर भी हैं, लेकिन लीव्स और स्टेम दोनों मर्ज हो गए, तो समझ नहीं आ रहा इसमें से स्टेम कौन सा है और लीव्स कौन सा है। इस वाले को देखें, इसमें लीव्स बिल्कुल डिसअपियर हो गए, छोटे 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 कांटों की शक्ल में आ गए। इस वाले में भी लीव्स देखें कितने रिड्यूस हो गए, ठीक है, बहुत बारीक से पतले से लीव्स हो गए, ठीक है। इस वाले में भी देखें लीव्स कैसे हो गए। तो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन किस में आ रही है? इनकी लीव्स और स्टेम्स में आ रही है। ज़ीरोफाइट्स अडेप्टेशन। ज़ीरोफाइट्स के अडेप्टेशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये एक चार्ट बनाकर आपको दे दिया है, इसको पढ़िए। इसमें अडेप्टेशन में लिखा हुआ है थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल के होने से क्या होता है? स्टॉप अनकंट्रोल एवोपरेशन, जो बॉडी से एवोपरेशन हो रहा होता है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लें, कैक्टस लिख लें, एलोवेरा लिख लें। सेकेंड एडेप्टेशन के स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, लीव्स का सरफेस एरिया बहुत छोटा हो जाता है। लेस सरफेस एरिया फॉर एवोपरेशन, ताकि एवोपरेशन कम से कम हो सके। कॉनिफर्स, निडल एंड कैक्टस स्पाइंस, ये मैंने इसकी एग्जाम्पल में लिख दिया है। लो स्टोमेटा डेंसिटी, स्टोमेटा कम हो जाते हैं। स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, ताकि कम से कम डिफ्यूजन हो सके। जो भी एग्जाम्पल चाहें वो लिख लीजिएगा यहाँ पे।
संकिन स्टोमेटा, संकिन स्टोमेटा का मतलब होता है बहुत अंदर की तरफ होते हैं। मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड द स्टोमेटा, ताकि स्टोमेटा के ज़रिए कम से कम ह्यूमिडिटी और जो है आपके पास एयर, वो दोनों भी मेंटेन हो सके। स्टोमेटल हेयर, स्टोमेटा के ऊपर कभी कभार हेयर्स भी होते हैं, और ये हेयर्स भी किससे बचाते हैं, ह्यूमिडिटी और एयर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। रोल्ड लीव्स, इनके लीव्स क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ताकि क्या कर सकें, ह्यूमिडिटी और एयर को मेंटेन कर सकें। एक्सटेंसिव रूट्स, रूट्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। मैक्सिमम वाटर अपटेक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले सकें। फिर आपके पास आपकी बुक्स में जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उन सब को मैंने सिंप्लीफाई करके एक चार्ट बना दिया है आपके लिए बेटा। और इसके अंदर देखिए पहले लिखे हुए हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके पास वाटर लिली। स्टेम एंड लीव्स लैक क्यूटिकल, इनके अंदर स्टेम्स और जो लीव्स हैं उनके अंदर क्यूटिकल जो है वो कम से वो नहीं होती है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, स्टोमेटा इनके अंदर होते हैं ओनली अपर सरफेस, अपर सरफेस पर होते हैं। लार्ज एंड नंबर ऑफ एयर स्पेसेस विद इन द लीव्स, इनके लीव्स के अंदर एयर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। हेलोफाइट्स हैं फिर आपके पास, हेलोफाइट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्लास वर्ड्स एंड कोड ग्रास, इसके नेम भी लिखे हुए बेटा, आप बुक में देख लीजिएगा। कहीं कहीं लिखा हुआ है सैलिकोमा स्पीशी, तो वो नाम साइंटिफिक है, वो बहुत आ सकता है पेपर में आने के चांसेस हैं, तो साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ग्लैंड, क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, सॉल्ट ग्लैंड। डिस्चार्ज एक्सेसिव सॉल्ट, जिसके ज़रिए ये सॉल्ट निकालते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी। प्लांट्स इनटू द सराउंडिंग, और अपने सराउंडिंग में उन सॉल्ट्स को एक्सक्रीट कर देते हैं। मीजोफाइट्स लैंड प्लांट्स हैं, टेम्परेट जोन पे भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कॉर्न, अभी बताया था ना आपको, मकई, गोल्डन रोड, ठीक है। इसके अलावा क्लोवर्स, ये सारे के सारी इसकी एग्जाम्पल्स हो गई हैं। एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ क्यूटिकल कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो एक्सेसिव रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर रही होती है बेटा। उसके बाद है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स आपको याद रखना है। जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं कैक्टस एंड अकेशिया। कैक्टस डेजर्टेड प्लांट्स हैं और अकेशिया भी। डीप रूट्स होती हैं इनकी, यानी बहुत गहराई तक चले जाती हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा सबसे कम हो जाते हैं। रिड्यूस लैमिना, लैमिना भी छोटा हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन्स, और लीव्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन या कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इनके याद रखने हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जब हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो आप इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट होते क्या हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, पहले नंबर पे जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड, और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वैन यूज ऑफ एनर्जी, जब हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वैन कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और जब हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कन्वर्ट करवाती है, ठीक है, तब आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ के लिए आ सकते हैं कि आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स किन दो प्रोसेस के ज़रिए जनरेट होते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है, नंबर 1 वैन यूज ऑफ एनर्जी, जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एंड नंबर 2 वैन कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। वेस्ट को कितनी चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, हमारे पास कितनी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हमें ये देखना है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस बाय लिविंग सिस्टम, देखें किन किन तरीकों से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट, जब आप खाना खाते हैं उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेटरी वेस्ट, जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसके नतीजे में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स रिमूव होते हैं, उसके ज़रिए भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट तब प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एक्सक्रीशन, जब हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है आपके पास। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस बाय द लिविंग सिस्टम,
लिविंग सिस्टम के जरिए कितनी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी। तो आपने याद रखना है 4 डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो आ रहा है हमारे पास यूरिया। यूरिया जो है वो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। पहली चीज़ क्या है, अमोनिया। दूसरी चीज़ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से आती है और अमोनिया डाइजेशन से आती है। ये कन्वर्जन अकर्स इन द लिवर। यूरिया बनता कहाँ है, लिवर में बनता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया के मुकाबले में ये 100,000 गुना जो होता है वो कम जहरीला होता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि उसने हमारी बॉडी के अंदर क्या रखा है बेटा, यूरिया रखा है, तो जो सबसे ज़्यादा लेस टॉक्सिक होता है। कैन सेफली स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट यूरिया। यूरिया हमारी बॉडी में आसानी से स्टोर भी हो सकता है और ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन। इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसी वजह से कि हम वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। इसके बाद अगला वेस्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का आपके सामने ये देखें स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, यूरिया का फॉर्मूला NH2, NH2CO, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी याद रखना है आपने, और यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखना है। यूरिक एसिड किस किस में प्रोड्यूस हो रहा है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल। ये आ गया यूरिक एसिड। देखेंगे यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है यहाँ पे, इसको भी याद रखना है अच्छे तरीके से। प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यूरिक एसिड सिर्फ किससे प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लिक एसिड से। ब्रेक डाउन स्पेसिफिकली ऑफ प्यूरिन बेसिस। प्यूरिन यानी एडेनिन और गुआनिन बेसिस के ब्रेक डाउन से ये प्रोड्यूस होता है। रिलीज थ्रू लिवर, ये भी लिवर के जरिए रिलीज होता है। वेरी एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव टू मेक, ये जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नॉन टॉक्सिक होता है ये भी। इनसॉलेबल इन वाटर, इसकी खास बात क्या है कि ये वाटर में सॉलेबल नहीं होता। एक्सक्रीट एज सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब है ना तो लिक्विड होता है पूरा और ना ही सॉलिड होता है, तो जैसे गाढ़ा पेस्ट होता है ना उसकी फॉर्म में होता है। लिटिल वाटर लॉस्ट, इसके नतीजे में भी बहुत कम पानी जो है वो आपके पास लॉस्ट होता है, तो आपने ये भी याद रखना है। फिर आपके पास मैंने ये एक चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए, इसमें लिखा हुआ है ऐसे जानदार जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिज्म। जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिज्म, और जो यूरिक एसिड बनाते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिज्म। नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ये किस शक्ल में रिलीज करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया की फॉर्म में। ये रिलीज करते हैं यूरिया की फॉर्म में, और ये यूरिक एसिड। अमोनिया वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो डीअमाइनेशन करते हैं, ये जो हैं वो ऑर्निथीन बनाते हैं, और ये जो हैं वो लिवर में आइसोसिक्सेनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, अमोनिया के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, यूरिया के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इनमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। यूरिया कम लेस टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड तो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। हाईली सॉलेबल इन वाटर, अमोनिया सबसे ज़्यादा सॉलेबल होती है वाटर में। यूरिया जो है वो सॉलेबल है, अ गुड सॉलेबल इन वाटर, लेकिन यूरिक एसिड इनसॉलेबल है वाटर में। एक्सक्रीट रैपिडली इन यूरिन, ये हमारे पास जो है वो यूरिन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यूरिया भी रिलेटिवली यूरिन में ही होता है, लेकिन ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड अभी हमने पढ़ा था ना किस फॉर्म में होता है, पेस्ट की फॉर्म में। एक्सक्रीट वेरी स्लोली, ये और बहुत स्लोली रिमूव होता है, ठीक है, वंस अ टाइम इन अ डे। डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में होता है, और ये थिक पेस्ट की फॉर्म में होता है। इसको रिमूव होने के लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है, इसको रिमूव होने के लिए 50 ml चाहिए होता है, और इसको रिमूव होने के लिए 10 ml चाहिए होता है। इसका मतलब है सबसे लेस वाटर किसको चाहिए होता है, जिनमें यूरिक एसिड बनता है, उसके बाद जिनमें यूरिया बनता है, और सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए होता है, जिनमें अमोनिया होती है।
अब आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज और मैंने यहाँ डाला है, ठीक है, एक्सक्रीशन इन बर्ड्स, ये भी आपके पास जो है वो आ सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन है। वाई शुड बर्ड्स नीड टू एक्सक्रीट यूरिन एज यूरिक एसिड एज अपोज टू यूरिया व्हेन इट इज सो एनर्जेटिकली। लिखा है बर्ड्स क्यों हमारे पास यूरिन नहीं बनाते, यूरिक एसिड बनाते हैं, हालांकि यूरिया से भी इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका रीज़न है नंबर 1, आंसर है फ्लाइट एंड वेट, क्योंकि बर्ड्स को उड़ना होता है और उनको अपना वेट रिड्यूस करना होता है, तो अगर उनकी बॉडी में यूरिन स्टोर होगा तो उनका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा और उनको उड़ने में भी मसला होगा। सेकेंड आंसर है माइग्रेशन एंड लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी से वाटर लॉस नहीं होता। अगर वो यूरिन बनाएंगे तो बॉडी से जब वाटर लॉस नहीं हो रहा तो फिर उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, मज़ीद हैवी हो जाएगी। तो ये 2 रीजंस हैं जो आप याद रखिएगा। एक सवाल और है, एक्सक्रीशंस है रेप्टाइल्स में, जितने सारे अंडे हैं आप देखें और इसमें से आपको जो है वो एक एनिमल नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, एलिगेटर है। वाई वुड रेप्टाइल्स नीड टू एक्सक्रीशन यूरिन एज यूरिक एसिड एज अपोज टू यूरिया। यही सवाल पूछा है कि आपके पास रेप्टाइल्स जो हैं वो तो पानी में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, खुश्की पे भी पाए जा सकते हैं, तो वो यूरिक एसिड क्यों बना रहे हैं जबकि वो यूरिन बना सकते हैं, किस शक्ल में, यूरिया की शक्ल में। तो इसका पहला आंसर है वाटर रिटेंशन इन हॉट क्लाइमेट, क्योंकि ये गर्म मौसम में अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर करते हैं। अगर वाटर स्टोर करते हैं और अगर यूरिया बनाते तो सारा वाटर तो इनकी बॉडी से क्या हो जाता, लॉस्ट हो जाता। सेकंड जो है आपके पास लिखा हुआ है नाइट्रोजिनस वेस्ट बाय एम्ब्रियोज इन एग्स, क्योंकि इनके एग्स में भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, ठीक है, ऑल्सो अप्लाई टू बर्ड्स, और ये बर्ड्स पे भी अप्लाई होता है। तो अगर ये यूरिया बनाते तो वो यूरिया जो है वो वाटर के थ्रू एग्स में चला जाता और इनके एग्स जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते। कंपेयरिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमाइनो एसिड किस प्रोसेस के नतीजे में टूटेंगे, डीअमाइनेशन, क्या बनेगा उससे, अमोनिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या बनेंगे, कीटो एसिड्स। ये याद रखिएगा, ये 4 स्टेप्स जो है ना ये याद रखना है। अमाइनो एसिड से अमोनिया आ रही है, किस प्रोसेस से, डीअमाइनेशन, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, कीटो एसिड्स, अमोनिया बनेगा, यूरिया बनेगा और यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना है, यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है, अमोनिया का फॉर्मूला बहुत आसान है, NH3। देखें जब अमोनिया से यूरिक एसिड की तरफ जा रहे हैं तो लिखा है मोर एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस, यानी अमोनिया बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यूरिया के लिए ज़्यादा चाहिए और यूरिक एसिड के लिए और ज़्यादा चाहिए। मोर वाटर नीडेड टू एक्सक्रीट, इन दोनों में एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, यानी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और इनके लिए वाटर कम चाहिए होता है। अमोनिया के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिया के लिए कम चाहिए और यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद है हमारे पास एक्सक्रीशन इन मैन। जब हम एक्सक्रीशन इन मैन की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन इन मैन के अंदर आप देखें आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है किसकी, किडनी की। गेट रेट्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारी बॉडी में जो हम रोज़ाना इतने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे जान छुड़ाते हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए, एक्सक्रीशन के ज़रिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, बीन शेप, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है, डॉर्सल साइड पर किडनी होते हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी में, ये देखेंगे आपकी एब्डोमेन है, इस साइड पर बैक में आपके यहाँ किडनी होते हैं, ठीक है। 12 रिब्स जो होती है, जो 12वीं आपके पास क्या होती है, पसली की हड्डी होती है, वहाँ पर किडनी एकोमोडेट होते हैं। ये अगर हम आपने के एब्डोमेन का सेक्शन कट करें, यानी आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसको कट करें तो ये देखेंगे 2 किडनी ऐसे जुड़ी हुई हैं आपके पास और यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे आपके पास। अब आपके पास 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है आपकी किडनी, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। 150 ग्राम इन मेल्स, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 150 ग्राम मेल्स में होता है एंड 135 ग्राम इन फीमेल। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये देखें किडनी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, नेफ्रॉन्स। तो अभी हम इनके ऊपर भी आ रहे हैं।
किडनी से एक डक्ट निकल रही होती है, इसे यूरेटर कहते हैं, जो यूरिन लेकर नीचे की तरफ आती है। ये आ गया किडनी का स्ट्रक्चर, ये किडनी है और किडनी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आपको ये याद रखना है, इनमें एक बोमेंस कैप्सूल होता है बेटा, जिसमें फिल्ट्रेशन होती है। ये कैपिलरीज होती हैं जो किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड लाती हैं। फिर इनमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और फिर आती है कलेक्टिंग डक्ट, इनके अंदर यूरिन फॉर्म होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट वो स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन फॉर्म होता है। बोमेंस कैप्सूल्स में फिल्ट्रेशन होती है। कैपिलरीज में वो ब्लड होता है जो फिल्ट्रेशन के लिए आता है। और किडनी ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेटेड मटेरियल को आगे पास करती हैं। किडनी के फंक्शंस, देयर आर 4 मेजर फंक्शंस और द की फंक्शंस ऑफ किडनी। नंबर 1 filtration, number 2 reabsorption, and number 3 secretion, and number 4 excretion. फर्स्ट फंक्शन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है? प्रेशर फिल्ट्रेटिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड प्रोड्यूसिंग फिल्ट्रेट। अभी हमने पढ़ा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड उनको फिल्टर करती है। रीएब्जॉर्प्शन में जो सॉल्यूट और वाटर है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेगी। सेक्रीशन में बॉडी खुद से भी कुछ चीज़ें बनाती है जिसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, या कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, उनको बॉडी खुद सेक्रीट करती है। एक्सक्रीशन ये क्या करती है? तमाम जितना भी वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करवा देती है। इसके अलावा 6 मेन फंक्शन और हैं किडनी के, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। एक आयन बैलेंस करती है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम स्पेशली। ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, यानी हमारे यूरिन का वॉल्यूम बैलेंस करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है हमारे। पीएच को बैलेंस करती है। पीएच किससे? हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं उनकी वजह से बनती है, तो ये HCO3 बनाकर इसको बैलेंस करती है। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर हाइड्रोफिलिक टॉक्सिन्स, ठीक है, उनको रिमूव कर देती है। इसके अलावा किडनी हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जो हम अभी आखिर में पढ़ेंगे। What kind of animals have the most efficient kidney? ये भी मैंने आपके लिए यहाँ एक सवाल डाल दिया है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट किडनी आपके पास इन दोनों की है। ये आपको एक चूहा नज़र आ रहा है और ये एक ऊँट नज़र आ रहा है। डेजर्ट एनिमल मस्ट बी एबल टू कंजर्व मॉइस्चर। ऐसे जानदार जो रेगिस्तान में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ड्रिंक्स फ्रेश वाटर। ज़्यादातर जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं वो मीठा पानी पीते हैं। ऑफन हाउएवर द कैंगरू रैट, एक कैंगरू रैट है, डज नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर। कैंगरू रैट हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं, आपको पता है ज़्यादातर जो है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो रैट्स होते हैं उनको भी आमतौर पर हम कैंगरू रैट कहते हैं, ठीक है। डज नॉट नीड टू ड्रिंक वाटर वेरी ऑफन। इट्स किडनी एब्जॉर्ब वेरी लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी एक एक कतरा तक किडनी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ये स्ट्रक्चर आ गया आपका किडनी का, ठीक है। किडनी के बाहर ये कैप्सूल है, इसे कहते हैं हम फिब्रिस कैप्सूल। ये लेयर है आपके पास, ठीक है। द आउटर मार्जिन ऑफ द बोथ किडनी इज कॉन्वेक्स। देखिए इनका मार्जिन कैसा नज़र आ रहा है आपको? कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है, ये डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है ना। किडनी के अंदर आपके पास एक इनर मार्जिन होता है जो कि कॉन्केव नॉच की शक्ल में होता है, इसे हाइलम कहते हैं। ये जगह जहाँ पर ये दोनों ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं इसे हाइलम कहेंगे। यहाँ पे भी इसको हाइलम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है द रीनल आर्टरी, रीनल वेन। देखें ये जो आ रही है ब्लू कलर की, ये रीनल आर्टरी, और ये जो जा रही है ये रीनल वेन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आ रहा है हाइलम, ये भी बता दिया हमने आपको। द अपर रोल ऑफ द ईच किडनी इज ब्रॉड एंड हैज़ अ एड्रीनल ग्लैंड। ये देखें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको किडनी पे, ये स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। फिर आपके पास ये किडनी का स्ट्रक्चर है। देयर आर अ पेयर ऑफ नैरो थिन वॉल्ड मस्क्यूलर ट्यूब्यूल्स मेजरिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 6 मिलीमीटर इन डायामीटर, ठीक है। ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड द यूरेटर, ये यूरेटर्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कहला रहा है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर। इसमें आके यूरिन स्टोर होता है।
ये आ गया ब्लैडर, ये देखें। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने मेडिकल फिजियोलॉजी हॉल एंड गाइटन में डॉक्टर अराई जो हैं, ठीक है, उनकी बुक से मैंने ये पिक्चर्स ली हैं यहाँ डालने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम मेंशन किया है। इसके अंदर आपके पास देखें बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन ड्रेंड होता है, किसके ज़रिए ड्रेंड होता है? यूरेथ्रा के ज़रिए, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यहाँ मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप यहाँ पर इसको इजीली जो है वो पढ़ सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यूज रिलेटेड है, सिर्फ बुक रीडिंग के लिए आपको मैंने दिया है ये, ताकि आप इसमें से देख लें। अब आ जाए किडनीज के अंदर क्या है। योर किडनी आर कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन सेल्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। हमारी किडनी में तकरीबन 1 मिलियन के करीब छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन करते हैं और सिक्रीशन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अगर लेबल डायग्राम आती है आपके पास और पूछा जाता है ये ए क्या है, तो आपको बताना है ये बी क्या है। अच्छा, यहाँ लिखा है कॉर्टेक्स और यहाँ लिखा है मेड्यूला। कॉर्टेक्स किडनी के अपर पार्ट को कहते हैं और मेड्यूला किडनी के लोअर पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, ठीक है। बस इतना याद रखना है। किडनी के 2 हिस्से हैं। एक किडनी का पार्ट, वो सॉरी नेफ्रॉन का पार्ट जो नीचे आ रहा है उसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जा रहा है उसे याद रखना है असेंडिंग लिम्ब। अब देखते हैं इस डायग्राम को। ये देखिए, पहले नंबर पर ए जो है वो रीनल कैप्सूल है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने साथ साथ नेम भी लिखा और ये भी लिखा है ये क्या करते हैं। ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड डिलीवर करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है। लूप ऑफ हैंडले जिसके 2 पार्ट हैं, एक ऊपर जाने वाला असेंडिंग और एक नीचे आने वाला डिसेंडिंग, तो इन दोनों के दरमियान में ये ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती हैं? यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और इसको डिलीवर करती हैं पेल्विस तक। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स इनटू यूरिन। तो ये सारे पार्ट्स याद रखने और इनके मैंने साथ साथ फंक्शन भी लिख दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतने आसान तरीके से कोई भी डायग्राम नहीं होती जिसमें सारे पार्ट्स भी लिखे हों और साथ साथ उनके फंक्शंस भी लिखे हों। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बल्कि स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। अब आ जाएं लूप ऑफ हैंडले पे। ये मेड्यूला है आपके पास, ये फिल्ट्रेट आ रहा है, किडनी में फिल्ट्रेशन हो गई है, इस ट्यूब के ज़रिए आएगा और इस ट्यूब के ज़रिए जाएगा। तो जिसके ज़रिए आ रहा है उसे बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब और जिसके ज़रिए जा रहा है उसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब की खास बात ये है, ये वाटर के लिए परमिएबल है और असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल है। मज़े की बात यह है कि डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है सोडियम आइंस के लिए और असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल है सोडियम आइंस के लिए। ये भी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता होते। तो आपने ये याद रखना है कि एक परमिएबल है वाटर के लिए और एक इम्परमिएबल है, और जब एक परमिएबल है सोडियम के लिए तो दूसरा नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी सुन लें। देखें, जब फिल्ट्रेट यहाँ से आएगा और उसमें से सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? कॉन्सनट्रेटेड। अगर सोडियम भी यहाँ रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिल्ट्रेट जो है वो अगेन हाइपोटोनिक हो जाएगा और यहाँ के जो सेल हैं उन पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। इसलिए सिर्फ रीअब्जॉर्ब होता है यहाँ पर वाटर और सोडियम आगे भेज दिया जाता है। यहाँ जाके सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया तो फिर आपके पास बहुत कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनेगा और यहाँ के जो सेल्स हैं उनका नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों जगह पे प्रेशर को पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए एक एक चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है। जैसे यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है तो यहाँ सोडियम, यहाँ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो यहाँ सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। अब हमने बताया है यहाँ एरो के ज़रिए कि असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आइंस जो हैं वो ब्लड में जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से सोडियम आइंस ब्लड में जा रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी ना हो सके। ये देखिए, ये आपके पास यूरिन डक्ट है और ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें आरबीसी नज़र आ रहे हैं आपको। इनसे सोडियम हमारी बॉडी में जा रहा है। इस सोडियम के जाने से हमारा ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? मेंटेन। अगर ये सोडियम यहाँ से नहीं जाएगा तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो
तो फिल्ट्रेट एंटर्स द कलेक्टिंग डक्ट्स फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये कौन सी ट्यूब्यूल है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसमें ऑस्मोसिस के जरिए क्या जा रहा है? सॉल्ट जा रहा है, और सॉल्ट जाने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? काउंटर करंट सिस्टम। देखें, ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है और सोडियम इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट होगी, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? काउंटर करंट सिस्टम। यहाँ पर एक हार्मोन भी आ जाता है जो क्या करता है? इस सोडियम को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा? ADH। तो यहाँ इस हार्मोन को याद रखना है आपने, जिसका नाम क्या है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये वॉल्स को कलेक्टिंग डक्ट की एक्वापोरेंस बना देता है, यानी इसमें जो पोर्स हैं उनको और जल्दी जल्दी बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्या हो जाए? ब्लड में शामिल हो जाए। अब मैंने यहाँ नेफ्रॉन के पार्ट्स को लिखकर आपके लिए एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक से ही। और इसमें देखें लिखा है PCT। PCT क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, किसकी? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, सोडियम, ठीक है, इन सब की। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी होगी? आइसोटोनिक। फिर डिसेंडिंग निम्न में जाएंगे तो वहाँ पर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, किसकी? वाटर की, और यूरिन कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। असेंडिंग निम्न में जाएंगे तो वहाँ पर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, किसकी? सोडियम और क्लोराइड आइंस की। यहाँ पर यूरिन कैसा हो जाएगा? दोबारा हाइपोटोनिक। फिर डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी ADH के थ्रू, और वहाँ पर सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपके पास यूरिन दोबारा कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यूरिन की कंपोजिशन पे। हमारा जो यूरिन है वो कितना होता है आपके पास? एवरेज 1200 टू 1500 मिलीलीटर पर डे, यानी तकरीबन आपके पास 1.5 से 2 लीटर यूरिन जो है वो रोज़ाना हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। कलर कैसा होता है उसका? पेल येलो, ड्यू टू मेनली यूरोक्रोम आ बाइल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर हमारे लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा बाइल है तो उसका कलर ज़्यादा येलो होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.1 से लेकर 1.03 तक होती है। उसके बाद है आपके पास रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा यूरिन जो होता है, उसकी pH कितनी होती है? 5 to 7 होती है। ओडोर कैसी होती है? अमोनिया जैसी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूरिया के अंदर यूरिया होता है, यूरिन के अंदर यूरिया भी होता है हमारे, यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है, और क्रिएटिनाइन भी होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 95% वाटर होता है और 5% डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड्स वगैरह सब होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। जब हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की, तो बेटा थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं हम? मेंटेनेंस ऑफ द हीट। हमारी बॉडी के अंदर हीट के मेंटेनेंस को क्या कहते हैं हम? थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। लिखा है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद एन एक्सेप्टेबल रेंज। इंट्रोडक्शन। थर्मोरेगुलेशन के लिहाज से हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनाए। एक कहलाते हैं होम्योथर्मिक एंड रिक्वायर नियरली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हम हैं, हम खुद कौन है? होम्योथर्म्स। ऐसे जानदार जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम कौन होंगे? होम्योथर्म्स होंगे। ऐसे जानदार जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, उन्हें कहते हैं हेटेरोथर्म्स। थर्मोरेगुलेशन के लिहाज से दो तरह के जानदार होते हैं, एक एक्टोथर्म और एक एंडो। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। जो इनसाइड अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस नहीं करते वो कहलाते हैं एक्टोथर्मिक, और जो अपनी मेटाबॉलिक हीट जनरेट करते हैं वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। हम किस में फॉल करते हैं? एंडोथर्मिक में। एक्टोथर्मिक का मेटाबॉलिक रेट लो होता है, एंडोथर्मिक का हाई होता है, ठीक है। हीट ये बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जनरेशन वार्म बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है? वार्म बॉडी होती है इनकी, इनकी बॉडी हमेशा वार्म रहती है, ये करने की कोशिश करते हैं, इनकी बॉडी वार्म रहती है। इंटरनल बॉडी कैसी होती है? डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन इनकी बॉडी इन्वायरमेंट पर इतना डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल रखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। एग्जाम्पल क्या है? एक्टोथर्मिक के जो पानी में पाए जाने वाले जानदार हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस,
और सिर्फ वाहिद एक कैटेगरी रेप्टाइल्स जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर पाए जाते हैं। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स में हम आ जाते हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये दोनों हीट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, फैदर्स होते हैं, तो ये अपनी हीट को बाहर निकलने से बचा सकते हैं। मैमल्स के ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो ये भी अपनी हीट लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। फिर आ गए हैं हमारे पास कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड। ऐसे जानदार जिनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, और जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। व्हाट आर द करेक्ट टर्म्स? What is the advantages of being able to regulate body temperature? What is the disadvantages of regulating body temperature? ये मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे किस बेसिस पर, थर्मोरेगुलेशन की बेसिस पर। एडवांटेज क्या है थर्मोरेगुलेशन की? हाई लेवल ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म, परफॉर्म वाइगोरस एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड। जैसे परिंदे उड़ते हैं तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पर इतने सारे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज दो तरह से होती है, या तो हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है, अगर हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं वैसोडाइलेशन, और अगर हमारी बॉडी में हीट स्टोर होती है और बाहर निकलने से रुकती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। बता दूं, वैसो का मतलब होता है वैसल, डायलेशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना। जब हमारी ब्लड वेसल बड़ी हो जाएंगी तो वो स्किन के करीब आ जाएंगी और पसीने की शक्ल में सारी हीट निकल जाएगी। और सर्दियों में क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स हमारी स्किन से दूर चली जाती हैं, और इस तरह हमारी स्किन से जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो भी आपके पास दूर चले जाते हैं। तो आपने देखा स्किन कैसी हो जाती है, थोड़ी रफ सी हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइजर देना होता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन ब्लड वेसल्स का सुकड़ना, वैसो डायलेशन ब्लड वेसल्स का बड़ा होना। रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन के नतीजे में डिक्रीज सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर छोटा हो जाता है। डिक्रीज ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन, कब होता है ये, जब कूलिंग स्किन होती है। रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन से हीट स्टोर होती है। वैसो डायलेशन से इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये डायमीटर को बढ़ा देता है ब्लड वेसल्स के। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सरफेस, और ये सरफेस से जो है वो स्किन के जरिए हीट निकाल देती है। ट्रांसफर बॉडी हीट टू एनवायरनमेंट, वैसो डायलेशन हीट फेंकने का प्रोसेस है, वैसो डायलेशन हीट लेने का प्रोसेस है। एवोपरेटिव हीट लॉस, एवोपरेशन किसे कहते हैं, हमारे पास बुखारात की शक्ल में निकलना। वाटर एब्सॉर्ब हीट व्हेन इट एवोपरेट, जब वाटर क्या करता है आपके पास एवोपरेट होता है, ठीक है, तो क्या करता है, हीट लॉस्ट करता है। स्वेटिंग एवोपरेट्स वाटर अक्रॉस स्किन थस रिमूविंग हीट फ्रॉम द बॉडी। अब जब हमें पसीना आता है तो इससे हमारी बॉडी की हीट निकलती है, और हीट निकलने से हमारी जो इंटरनल हीट या टेम्परेचर बढ़ा था वो कम हो जाता है, नॉर्मलाइज होता है। तो पसीना आना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये देखें रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ये मैंने एक डायग्राम ली है, इसमें हमने दिखाया फिजिकल एविडेंस ऑफ गूज एंड बम्प्स। बम्प्स किसे कहते हैं, आपने देखा होगा हमारी स्किन पे हेयर्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है बहुत सर्दी होती है ना, तो हमारे हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इरेक्शन ऑफ हेयर। और ये किसकी वजह से होता है, स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन शीवरिंग। हमारे अंदर क्या होती है, यूँ कह लें थरथराहट होती है, और थरथराहट होने से हीट जनरेट होती है। तो हीट प्रोडक्शन का एक और मैकेनिज्म है, यानी कपकपाना या थरथराना जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उससे हमारे मसल्स सिकुड़ते हैं और हीट पैदा होती है, और वो हीट हमारी बॉडी में स्टोर होती है। रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी हैं जो हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। हार्मोन कैन कॉज माइटोकॉन्ड्रिया टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हार्मोन्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि इंक्रीज करो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ब्राउन एडिपोज, आपने देखा होगा अक्सर हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ें वगैरह खाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ में जो फैट्स होता है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने से हमें एनर्जी मिलती है। गर्मियों में हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ें खाने से, ठीक है। तो हमारे पास बगैर थरथराहट के जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हार्मोन से होती है और एडिपोज टिश्यूज से होती है। ब्रेन द बॉडी ऑफ थर्मोस्टेट, मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे रूम्स में अक्सर देखा होगा फैन को कम या ज़्यादा करने के लिए हम
क्या करते हैं, थर्मोस्टेट यूज़ कर रहे होते हैं, या फ्रिज का टेम्परेचर सर्दियों में कम करने के लिए, गर्मियों में बढ़ा देने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी एक ऑर्गन है जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं, और उसका नाम है हाइपोथैलेमस। जब बाहर हीट ज़्यादा होती है तो ये हमें बता रहा होता है कि हमें बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ये जो इनपुट आउटपुट के प्रोसेस होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस पहला क्या काम करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट से मुराद डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर मैसेज देता है किसको, इफेक्टर्स को। इसके नतीजे में दो तरह के चेंज आते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं या फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत गर्मी है, आपकी बॉडी से पसीना बह रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर किसकी कमी हो गई होगी, वाटर और मिनरल्स की। तो आपको क्या फील होगी, थर्स्ट फील होगी, प्यास महसूस होगी, और वो प्यास कौन महसूस करवाएगा, हाइपोथैलेमस, जिसके नतीजे में आप पानी पिएंगे। उसके बाद एक कोल्ड रिस्पॉन्स। कोल्ड में क्या क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, अभी बताया हमने, रेट ऑफ हीट एक्सचेंज, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, लेस ब्लड टू स्किन होगा, ब्लड रीडायरेक्टेड टू द टॉर्सो, यानी ऑर्गन्स तक जो है आपके पास ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगा। उसके बाद है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेस, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे आपके, शीवरिंग होगी, ठीक है, जिससे थरथराहट होगी, ज़्यादा हीट होगी। रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाएंगे ताकि आप ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकें। हीट स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होंगी, आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपकी बॉडी से हीट रिलीज हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड जो है वो इंड्यूस करेगा स्वेटिंग को, और एवोपरेशन होगा, और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ मैंने स्टिमुलस लिखे हैं, डिक्रीज टेम्परेचर में क्या होगा और इंक्रीज टेम्परेचर में क्या होगा, ये आपने अच्छी तरह से देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। ब्लड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्लड वेसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे और स्वेट ग्लैंड पे। तो देखते हैं क्या होगा। डिक्रीज टेम्परेचर से वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड वेसल्स उकड़ जाएंगे। इंक्रीज टेम्परेचर से वैसो डायलेशन हो जाएंगे। स्केलेटल मसल से शीवरिंग होगी, ठीक है, और इंक्रीज में कुछ नहीं होगा। डिक्रीज में स्वेटिंग जो है वो नहीं होगी, और इंक्रीज में स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ये आपका आज का टॉपिक था होम्योस्टेसिस का, जो कि हमने यहाँ पूरा चैप्टर कवर किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम अपनी डिस्कशन क्लास में इसके एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।